नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आए हैं जो कि सोशलॉजी से संबंधित होंगे। सोशलॉजी जिसे हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसका पेपर नंबर फर्स्ट कवर करेंगे, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो पार्ट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत कवर करा दिए जाएंगे। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे पास इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जितनी भी वीडियोज अपलोड होती हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, समाजशास्त्र के विकास को प्रेरित करने वाली दशाओं का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं। प्रसिद्ध विद्वान वाल्डरेज द्वारा समाजशास्त्र से संबंधित विचार। वाल्डरेज ने उन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं का वर्णन किया है जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास को प्रेरित किया है। वे दशाएं निम्नलिखित हैं। आइए जान लेते हैं उन दशाओं के बारे में। यहाँ हम जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ से थोड़ा पॉइंट कवर करके अपनी कॉपी पर, ये नहीं है कि यहाँ से रट के लिख दें, यहाँ से थोड़ा सोच समझकर अपनी भाषा में आपको अपने पेपर में लिखना है, पेपर की कॉपी में। तो यहाँ से आप पॉइंट्स को समझ सकते हैं, ना कि इसको रटें। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक ही वीडियो को एक या दो या तीन बार देखते हैं तो आपके दिमाग में यहाँ से सारी बातें छप जाएंगी। तो चलो देखते हैं यहाँ जो भी इन्होंने दशाएं बताई हैं। सबसे पहली है वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप वैज्ञानिक पद्धति की श्रेष्ठता सिद्ध हो चुकी थी और पश्चिमी यूरोप में नित्य नए आविष्कार हो रहे थे। अध्ययन के लिए तथ्यों के अवलोकन, वर्गीकरण और विश्लेषण की यह पद्धति समाज एवं सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए भी उपयोगी एवं आवश्यक समझी जाने लगी थी। जबकि सेकंड पॉइंट यह था प्रौद्योगिकीय क्रांति। वैज्ञानिक आविष्कारों का उत्पादन के यंत्रों के क्षेत्र में प्रयोग होने लगा था। कपड़े की बुनाई के क्षेत्र में बृहत मशीनों के प्रयोग ने एक नई क्रांति को जन्म दिया। इसी प्रकार यंत्रों को चलाने के लिए शक्ति के नए साधन भी खोज निकाले गए, जैसे भाप, डीजल आदि। इससे उत्पादन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय क्रांति का सूत्रपात हुआ और पुराने तरीके बेकार सिद्ध होने लगे एवं प्रौद्योगिकीय क्रांति के प्रभावों को समझने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। जबकि नंबर 3 था औद्योगिक क्रांति। विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया और बड़ी मशीनों द्वारा बृहत स्तर पर उत्पादन प्रारंभ किया। परिणामतः पुरानी लघु उत्पादन वाली व्यवस्था समाप्त होने लगी, सामाजिक व्यवस्था चरमराने लगी। औद्योगिक केंद्रों में बड़ी संख्या में श्रमिकों का संकेंद्रण बढ़ गया। कृषि के स्थान पर उद्योग धन के स्रोत बन गए। नई सामाजिक संरचना की आवश्यकता महसूस होने लगी। बढ़ती हुई बेकारी और गरीबी तथा श्रमिकों का निम्न दशा ने सामाजिक विचारकों को प्रेरित किया कि वे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर पुनर्विचार करें। जबकि पॉइंट नंबर 4 था बाजारों का विस्तार एवं साम्राज्यवाद। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन आदि देशों में बने माल की खपत के लिए और कच्चे माल की तलाश में विदेशों में व्यापार के क्षेत्र खोजने की होड़ लग गई। भाप द्वारा चालित जहाज़ों के द्वारा विदेशी व्यापार सरल हो गया। अनेक व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गईं जो अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका के देशों में पहुंची। ये व्यापारिक कंपनियां अपने माल की सुरक्षा के लिए अपनी फौज भी साथ रखती थीं। धीरे धीरे साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति बढ़ गई। साथ ही साम्राज्य को बनाए रखने के लिए विजित देश के मूल निवासियों की भाषा, रीति रिवाजों आदि का अध्ययन भी किया गया। पॉइंट यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास पर एक निबंध लिखिए। यहाँ आपको भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन का किस तरह से विकास हो रहा है उसके बारे में एक निबंध यानी कि थोड़ा डिटेल्स में बताना था। यहाँ ये जितने भी लॉन्ग आंसर हम बता रहे हैं, आप ये ना समझिएगा कि इतना लंबा हम कैसे याद करेंगे। मैंने पहले ही बताया है, केवल यहाँ से आपको पॉइंट्स को नोट्स करना है कि आप किस तरह से अपने पॉइंट्स बना सकते हैं और 2 या 3 बार वीडियो को देखने पर आपके दिमाग में पॉइंट्स छप जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर को। डॉक्टर GS गुर्ये की मान्यता है कि केवल पश्चिमी सिद्धांतों के अंधानुकरण के आधार पर भारतीय समाज और संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। इसके लिए पाश्चात्य और भारतीय परंपराओं के समन्वित चिंतन की आवश्यकता है। पश्चिम में समाजशास्त्र का जो कुछ विकास हुआ है, जो कुछ सिद्धांत एवं अवधारणाएं विकसित हुई हैं, जो पद्धतियां अपनाई गई हैं,
उन्हें भारतीय परिस्थितियों एवं समाज व्यवस्था की विशेषताओं को ध्यान में रखे बिना उसी रूप में अपनाना किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं होगा। अतः उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन करके भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखकर समन्वित चिंतन के आधार पर ही भारत में समाजशास्त्र का विकास किया जाना चाहिए। भारत में समाजशास्त्र के विकास की अन्य प्रवृत्ति मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित है। प्रोफेसर डी.पी. मुखर्जी इसी प्रवृत्ति से प्रभावित रहे हैं। यद्यपि आपने सांस्कृतिक परंपराओं के अध्ययन के आधार पर समाज व्यवस्था को समझने पर जोर दिया है। भारत में समाजशास्त्र के विकास में उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त डॉक्टर P.N. प्रभु, प्रोफेसर सच्चिदानंद, डॉक्टर योगेश अटल, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर L.P. विद्यार्थी, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, प्रोफेसर M.S.A. राव, प्रोफेसर Y.B. दामले, डॉक्टर श्रीमती इरावती कार्वे, डॉक्टर T.K.N. यूनिनाथ, डॉक्टर ब्रिजराज चौहान, प्रोफेसर S.P. नगेंद्र आदि विद्वानों का योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में समाजशास्त्री के चिंतन की कोई स्पष्ट दिशा नहीं बन पाई है। यहाँ अन्य देशों से आयातित समाजशास्त्रीय विद्वानों को भारतीय समाज व्यवस्था की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखे बिना अपनाए जाने की प्रबल प्रवृत्ति रही है। भारतीय समाज संस्कृति और सामाजिक चिंतन पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से कम विचार हुआ है। यही कारण है कि यहाँ समाजशास्त्र की किसी निश्चित पुष्ट परंपरा का अभी तक विकास नहीं हो पाया है, यद्यपि इसके लक्षण अब दिखाई अवश्य देने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? यानी कि पुनर्जागरण क्या होता है, क्या अर्थ होता है या उसकी क्या परिभाषा होती है, उसके बारे में आइए जानते हैं। पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जाग जाना, फिर से जागना। इतिहासकार स्वयं के शब्दों में पुनर्जागरण का एक समुच्चय शब्द है जो उन सारे बौद्धिक परिवर्तनों को इंगित करता है जो मध्य युग के अंत और आधुनिक युग के आगमन के समय परिलक्षित होते हैं। जॉन ड्रिंक वाटर के शब्दों में पुनर्जागरण का अर्थ में संकीर्ण और अज्ञानी चर्च की निरंकुशता के विरुद्ध एक विद्रोह था। जॉन बी हैरिसन ने पुनर्जागरण की परिभाषा देते हुए बताया, पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जागरण है। पश्चिमी सभ्यता के विकास में यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता के पुनर्जन्म को बताता है जो प्राचीन जापान, यूनान एवं रोम की सभ्यता के अनुप्राणित था और जिसका ईसाई धर्म के अभ्युदय से पराभव हो गया था। पुनर्जागरण की उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि यह बौद्धिक जागरण था। इसके साथ ही यूरोप के मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का आगमन हुआ। यह प्राचीन रोम और यूनान के साहित्य दर्शन से काफ़ी प्रभावित था। इसके पुनः एक बार यूरोप में प्राचीन रोम और यूनान की सभ्यता प्रकृति के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की। फलतः यूरोपीय साहित्य, कला, विज्ञान विकासोन्मुख हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आइए जानते हैं औद्योगिक क्रांति क्या थी, क्या अर्थ था, किस तरह की थी। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इसके प्रभाव से अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। औद्योगिक क्रांति ने समाज के परंपरागत ढांचे को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। इसका कारण यह था कि औद्योगिक क्रांति ने समाज में संपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भारत में औद्योगिक क्रांति के कोई 3 कारण बताइए। तो भारत में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वह किस कारण हुई थी, उसके 3 कारणों के बारे में जानते हैं। भारत में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण थे, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला था विदेशी राजनीतिक संकट। विदेशी राजनीतिक संकट के अंतर्गत क्या आता है? विदेशों में गृह युद्धों के परिणाम स्वरूप तथा उनसे उत्पन्न हुए राजनीतिक संकटों के भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। इन कारण से भारत में सूती वस्त्र एवं जूट उद्योगों का विस्तार हो गया। यहाँ के निर्मित माल से विदेशी व्यापारियों ने भी अत्यधिक लाभ कमाया। जबकि सेकंड था ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त होना। भारत में औद्योगिक क्रांति का दूसरा कारण यह था कि सन 1833 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने की ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो चुका था। इसके बाद ही भारत में इंग्लैंड की अन्य कंपनियों का भी आगमन हो गया था, जिससे विदेशी तकनीक भी भारत में आई। परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति को भारत में फैलने का अवसर प्राप्त हुआ।
जबकि जब तीसरा कारण यह था, यातायात के साधनों में वृद्धि हो गई थी। भारत में सामान लाने ले जाने हेतु सन 1853 में रेल सेवा प्रारंभ हुई। देश के आंतरिक भागों के बंदरगाहों से संबंध जुड़ गया, जिससे विदेशी व्यापार में सुविधा हो गई। सड़कों का निर्माण भी हुआ। इस प्रकार यातायात में विकास के कारण औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 था, औद्योगिक क्रांति की कोई दो सामाजिक प्रभाव बताइए। तो आइए जानते हैं औद्योगिक क्रांति के कोई दो सामाजिक प्रभाव। यहाँ आप देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि औद्योगिक क्रांति से संबंधित आप अपनी पढ़ाई को ज़रूर दुरुस्त रखें। तो आइए जानते हैं औद्योगिक क्रांति के कोई दो सामाजिक प्रभाव को। तो पहला था मध्यम वर्ग का विकास। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से समाज में सामंत वर्ग की अवनति हुई और मध्यम वर्ग का विकास हुआ। सामंतों के पास पूंजी तो थी, किंतु उद्योग संचालन के लिए आवश्यक बुद्धि नहीं थी, अतः उन्होंने उद्योगों को लगाने में अधिक रुचि नहीं दिखाई। मध्यम वर्ग के पास पूंजी और अधिक व्यावसायिक बुद्धि दोनों ही थे, अतः उन्होंने व्यापार एवं उद्योगों में रुचि ली। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। जबकि सेकंड था कि संयुक्त परिवारों का विघटन। संयुक्त परिवार जो थे, एक साथ रहते हैं काफ़ी सारी फैमिली, उनका विघटन होने लगा। औद्योगिक क्रांति से पूर्व समाज के सभी लोग कृषि व्यवसाय में जुटे हुए थे। कृषि कार्य करने हेतु परिवार के सभी लोग लगते थे तथा एक ही परिवार में 3 पीढ़ी तक के लोग साथ साथ रहते थे। एक ही रसोई में पका हुआ भोजन करते थे। परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सहयोग के कारण स्नेह था, लेकिन औद्योगिक विकास हो जाने के कारण लोग ग्रामों से शहरों की ओर काम की तलाश में पलायन करने लगे। जो लोग कारखानों में कार्य करने लगे, वे अपनी पत्नी एवं बच्चों को लेकर वहीं बस गए जहां कारखानों में कार्य करते थे। इन छोटे परिवारों का प्रेम अपने दंपति तक ही सीमित रह गया। अतः स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास के कारण संयुक्त परिवार विघटित होने लगे। इनके स्थान पर एकल परिवार विकसित हुए। नंबर 3, आवश्यकताओं में वृद्धि। आवश्यकताओं में वृद्धि किस तरह से हुई? औद्योगिक क्रांति से समाज के लोगों की अनेक जरूरतों में वृद्धि होने लगी। कृषि पर आधारित व्यवस्था में जनसामान्य की सीमित जरूरतें थीं। ये ज़रूरतें रोटी, वस्त्र और मकान तक सीमित थीं, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान। औद्योगिक क्रांति आने से लोगों की ज़रूरतों में वृद्धि होने लगी। वे भोजन, वस्त्र के साथ साथ नवीन आविष्कृत वस्तुओं की मांग करने लगे। अनिवार्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त शान शौकत, तड़क भड़क के साथ अपने रहने हेतु विलासिताओं को अपनाने लगे। वैज्ञानिक विचारों को समझने के लिए शिक्षा जरूरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, यानी कि किस वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो आइए जानते हैं। फ्रांस की क्रांति न केवल यूरोप के इतिहास की वरन विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 5 मई 1789 ईस्वी को प्रारंभ होने वाली इस क्रांति के समय फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। इसलिए देश में असंतोष एवं अराजकता का वातावरण बना हुआ था। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला था राजनीतिक कारण। जब किसी देश में कोई भी क्रांति होती है, गृह युद्ध होता है, तो वहाँ जरूर राजनीतिक कारण अवश्य होता है। तो यहाँ भी आपका राजनीतिक कारण था। राजाओं की निरंकुशता, भ्रष्ट शासन, अयोग्य शासक एंड राज्यों का अव्यवस्थित एवं दोषपूर्ण संगठन। 5वां था लुई 16वें का चरित्र। 6वां था रानी मेरी अंतायनेत का चरित्र। नंबर 7 राष्ट्र प्रेम का अभाव। एवं यहाँ बात देख सकते हैं, आर्थिक कारण भी थी। राजनीतिक कारण के साथ साथ आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, बौद्धिक कारण, बहुत सारे कारण होते हैं। तो आर्थिक कारण में था दूषित कर प्रणाली, जनता का करों का भार, ऋण का भार यानी कि लोन का भार। नंबर जो है सामाजिक कारण यह था विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, अधिकार विहीन वर्ग। नंबर डी पे है जो वह है आपका बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण यह था विद्वानों, दार्शनिकों तथा लेखकों के विचारों का प्रभाव। क्रांति का तात्कालिक कारण। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सामाजिक विचार से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विचार का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा है, आइए जान लेते हैं। सामाजिक विचार का सामान्य अभिप्राय उस विचारधारा से है जो सामाजिक जीवन से संबंधित समस्याओं एवं व्यवस्थाओं के विषय में चिंतन करने से उत्पन्न होती है। सामाजिक जीवन का मतलब मनुष्य के मध्य पाए जाने वाले अंतः संबंधों, व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं से है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार सामाजिक विचार सहयोगियों या सामाजिक व्यक्तियों के सह चिंतन का परिणाम है। परिवार के सदस्य एक स्थान पर बैठकर अनेक समस्याओं पर विचार करते हैं। कभी कभी गांव, मोहल्ले या नगर के लोग परस्पर बैठकर विचार करते हैं। इस प्रकार उच्च स्तरीय समस्याओं पर किया गया चिंतन ही सामाजिक विचार है।
यहाँ आगे देखते हैं, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जब जब मनुष्य ने अकेले या सामूहिक रूप से व्यावसायिक व्यवस्थित चिंतन किया है, तब तब सामाजिक विचारों की उत्पत्ति हुई है। अतः यह कथन सत्य है कि सामाजिक संबंधों का और कर्तव्यों को समझने के लिए प्रयत्न से मनुष्य के विचारों का योग ही सामाजिक विचार है। अनेकों विद्वानों ने सामाजिक विचार को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया है, जिनका विवरण प्रमुख है, यानी कि निम्न प्रकार से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी के मध्य। तो यहाँ हम देख सकते हैं, मनुष्य ने अपने शास्त्र के मनुष्यों के बीच संबंधों एवं कर्तव्यों के प्रति मनुष्य के संपूर्ण विचार सामाजिक विचार है। तो यह किसने कहा था? डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी के अंतर्गत कहा गया है। इस परिभाषा का तात्पर्य है कि जो विचार मनुष्यों के संबंधों तथा कर्तव्यों के आधार पर व्यवस्थित चिंतन के द्वारा निष्कर्ष के रूप में निकलते हैं, उन सभी विचारों को सामाजिक विचार की संज्ञा दी जाती है। इसमें समाज कल्याण की भावना भी निहित होती है। जबकि बोगार्ट्स ने क्या कहा था? बोगार्ट्स ने कहा था, मानव इतिहास में अथवा वर्तमान काल में यत्र तत्र एक या कुल व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक समस्याओं के विषय में सोचना ही सामाजिक विचार है। तो यह किसने कहा था? बोगार्ट्स ने कहा था। आप इस तरह से इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो भी है हम यहाँ देखने वाले हैं। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का आधार कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का यह एक वाक्य है, आज तक प्रत्येक समाज शोषक तथा शोषित वर्गों के विरोध पर आधारित रहा है। संक्षेप में मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो सबसे पहला है, पूंजीवादी वर्ग के विरुद्ध सर्वाहार वर्ग का विद्रोह अनिवार्य है, जिसके बाद वर्गहीन समाज स्थापित होगा। नंबर 2, भौतिक आविष्कार उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करते हैं और नए वर्गों को आधार प्रदान करते हैं। धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के प्रति शोषित वर्ग जागरूक होता है। क्रांति अनायास न होकर निरंतर प्रक्रिया का परिणाम होती है। नंबर 3, यह उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित है। उत्पादन के नए प्रकार पुराने प्रकारों का स्थान लेते हैं और नए वर्ग पुराने वर्गों का स्थान लेने की चेष्टा करते हैं। अतः वर्ग संघर्ष या क्रांति होती है। नंबर 4 है, वर्ग संघर्ष मानव इतिहास का आधारभूत नियम है जो परिवर्तनों को जन्म देता है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखने से पहले आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमसे जितनी भी PDF होती हैं, वीडियोज बनती हैं, उन सभी का लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उन सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत क्या है? लेनिन के अनुसार मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत उसके आर्थिक सिद्धांत की आधारशिला है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य जितना काम करता है उससे उसको जो मजदूरी मिलती है वह उसके द्वारा उत्पादित वस्तु के विनिमय मूल्य से कम होती है। यही अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति का लाभ है। यही अतिरिक्त मूल्य शोषण की जड़ है। कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना पूंजीपति का उद्देश्य होता है। पूंजीवाद की शक्ति का रहस्य यही अतिरिक्त मूल्य है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन जो कि टॉप 10 के अंतर्गत आते हैं, यहाँ हम समाप्त कर रहे हैं पार्ट नंबर 1 के अंतर्गत। यदि आप इसी तरह की अन्य वीडियोज पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। एंड साथ ही साथ आपको बता दूं, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंच जाइए, वहां आपको सभी तरह की वीडियोज़ मिल जाएंगी। आपको जगह जगह कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।